Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 60 to 66 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर, बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग आजकल सेक्शन 58 मॉर्गेज बंधक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। बंधक टॉपिक के साथ ही बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व धारा 60 से 66 संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई है, जिन्हें आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, बंधक रखता है, तो जो मॉर्गेज करता है उसके अधिकार क्या होंगे और साथ ही उसके दायित्व क्या होंगे, जिन्हें हम लोग सेक्शन 60 से 66 में समझेंगे। तो आइए आज अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 60। सेक्शन 60 राइट्स ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। मोचन से आप लोग समझ रहे होंगे कि मोचन क्या है। मोचन मीन्स किसी चीज को छुटवाना। जैसे बंधक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बंधक जब कर दी चीज बंधककर्ता ने, तो उसे छुटवाने का राइट बंधककर्ता का है। विमोचन या मोचन बंधककर्ता में निहित वह अधिकार है जो वह धन जैसे ही वो चुकाएगा। बंधक धन जो था, मॉर्गेज मनी जो है, मैंने डिफाइन किया था पहले। जैसे ही मॉर्गेज मनी का सिक्योरिटी के तौर पे जो उसने अपनी संपत्ति रखी है और उसके बदले में जो उसने ऋण लिया है, जैसे ही वो संपत्ति को वापस पाने का दावा करेगा, तो पहले वो मोचन जो ऋण था वो चुकाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही वो ऋण चुका देता है, उसका राइट टू रिडेम्पशन अराइज हो आता है। उस संपत्ति में मोचन कराने का अधिकार उसका उत्पन्न हो आता है। विमोचन से तात्पर्य यहाँ पे जमानत के तौर पे रखी गई संपत्ति को बंधक से छुटवाना है। तो इसकी डेफिनेशन को पहले हम समझते हैं, जो सेक्शन 60 में दी गई है। राइट्स ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, at any time after the principal money has become due, the mortgagor has a right on payment or tender at a proper time and place of the mortgage money to require the mortgage। अर्थात मूलधन जब सौदे हो जाता है, ड्यू हो जाता है, उसके पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में देने का या उसे डिलीवर करने का राइट होता है कि वह बंधकदार से, जिसने मॉर्गेज रखा है, उससे अपेक्षा करे कि वह एक क्लॉज इसका कहता है कि टू डिलीवर टू द मॉर्गेजर द मॉर्गेज डीड एनी ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी विच आर इन द पोजीशन और पावर ऑफ द मॉर्गेजी। अर्थात बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज वो दे जो बंधकदार के कब्जे या शक्ति में हो। अर्थात हमें इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ही मॉर्गेज करते टाइम प्रतिभूति के तौर पे जो उसने उस पेपर रखे थे या संपत्ति ली थी, जैसे भोग बंधक था तो संपत्ति होगी जो प्रतिभूति के तौर पे रखी गई है, और मॉर्गेज अगर वो था डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स था, तो फिर सब तो विलेख जहां रखे गए थे, तो वो उनको जैसे ही मॉर्गेज मनी चुकाए, वो उन दस्तावेजों को उसको दे दे। इसी प्रकार इसका बी पार्ट, where the mortgagee is in possession of the mortgaged property to deliver possession thereof to the mortgager, and जहां बंधकदार बंधक संपत्ति पे कब्जा रखता है, वहां बंधककर्ता को उस पर कब्जा दे दे वापस, जैसे भोग बंधक में होता है। अगर उसने कब्जा लिया था तो कब्जा लौटाएगा जैसे ही उसको मॉर्गेज मनी मिल जाती है। And the C clause is at the cost of the mortgager either to retransfer the mortgaged property to him or to such third person as he may direct, or to execute and
where the mortgage has been effected by a registered instrument to have registered an acknowledgement in writing that any right in derogation of its interest transferred to the mortgagee has been extinguished। अर्थात बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह डायरेक्ट करे प्रतियंत्रित कर दे, वापस उसे लौटा दे, या वह लेखवत अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित को कम करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, वो वहां पे लैप्स हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करे। जहां बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया है उसको रजिस्ट्रीकृत कराए। Provided that the right conferred by this section has not been extinguished by act of the parties or by decree of a court। परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा हो चुका हो। The right of the conferred by this section is called a right to redeem and a suit to enforce it is called a suit for redemption। इस धारा द्वारा कोई भी अधिकार जो होगा वो मोचन का अधिकार कहलाएगा और इसको एनफोर्स करने के लिए जो राइट्स होगा जो वो वाद दायर करेंगे वो आपका मोचनवाद कहलाएगा। Nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that if the time fixed for payment for the principal money has been allowed to pass or no such time is fixed, the mortgage shall be entitled to reasonable notice before payment or tender of such money। अर्थात यहाँ इस धारा की कोई भी बात जो होगी किसी भी उपबंध को अविधि मान्य करने वाली नहीं समझी जाएगी। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए अगर वह समय निकल गया जब मूलधन को पेमेंट करना था और कोई समय फिक्स किया ही नहीं गया हो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे समय फिक्स नहीं हो, तो बंधकदार क्या करेगा, धन का जो पेमेंट था वो निविदा से पहले ही युक्तिक सूचना पाने का हकदार होगा। रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, बंधक संपत्ति के किसी भाग का मोचन करवा सकते हैं क्या, या किसी भाग का मोचन। Nothing in this section shall entitle a person interested in share only the mortgaged property to redeem his own share only on payment of proportionate part of the amount remaining due on the mortgage except only where a mortgagee or if there are more mortgages than one, all such mortgages has or have acquired in whole or in part the share of the mortgager। अर्थात इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के किसी भी शेयर में हितवत किसी व्यक्ति को बंधक में जो उनका ऋण है वो किसी भी जो उनकी ड्यू रकम है उसके अनुपातिक भाग में प्रोपोर्शनेट में वो उसको जैसे ही वो उसको चुकाएंगे उस अंश का मोचन करने का हकदार बना देगी। इससे तात्पर्य ये है कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी एक से अधिक मॉर्गेजर ने उसमें बंधकदार उसमें हिस्सा था उनका और एक से अधिक बंधकदार थे, तो सब बंधकदारों ने जब बंधककर्ता के अपने अपने शेयर का जैसे पूर्णतः या भागतः अर्जित कर लिया हो तो फिर वो उतना शेयर उसको छोड़ना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हमने सेक्शन 60 में ये देखा कि सेक्शन 60 जो है आपका वो बात करता है बंधककर्ता के राइट्स की कि मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार है। अब सेक्शन 60 में आपने बंधककर्ता का फर्स्ट राइट जब देखा, सेक्शन 60 ए और बी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेक्शन 60 में मोचन का अधिकार है जिसे हम लोग अभी डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। साथ ही इसमें 60 ए और बी जोड़ करके एक्स्ट्रा उसके कुछ राइट्स दिए गए हैं 60 ए और बी में, जिसमें ये कहा गया है कि 60 ए जो है वो बात करता है ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफर्स टू मॉर्गेजर। अर्थात बंधककर्ता को प्रति अंतरण करने की बजाय किसी थर्ड पक्षकार को अंतरण करने की बाध्यता। और सेक्शन 60 बी जो है वो बात करता है दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार। तो section 60A, where a mortgagor is entitled to redemption, then on the fulfillment of any condition
on the fulfillment of which he would be entitled to require a retransfer, he may require the mortgage instead of retransferring the property to assign the mortgage debt and transfer the mortgaged property to such third person as the mortgager may direct, and the mortgagee shall be bound to assign and transfer accordingly. और साथ ही इसका सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि the right conferred by this section belong to and may be enforced by the mortgager or any encumbrancer, notwithstanding an intermediate encumbrance, but the requisition of any encumbrance shall prevail over a requisition of the mortgager, and as between encumbrance the requisition of a prior encumbrance shall prevail over that of a subsequent encumbrance. अर्थात जहां इस धारा द्वारा वर्णित कोई भी अधिकार बंधककर्ता और उस जो मॉर्गेजर है उसके होंगे, वो किसी बीच में अगर कोई मॉर्गेजर है तो उसके होते हुए भी बंधककर्ता द्वारा या किसी मॉर्गेजर द्वारा एनफोर्स करवाए जा सकेंगे। ऐसी अपेक्षा बंधककर्ता द्वारा की गई अपेक्षा पर प्रभावी होगी। इस धारा कोई भी उपबंध जो है the provision of this section do not apply in the case of mortgagee who each or has been in possession। अर्थात इस धारा के उपबंध उस बंधकदार के बारे में लागू नहीं होते जिसका कब्जा है या रहा है। सेक्शन 60 का बी पार्ट जो है वो दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने के अधिकार का के बारे में बताता है कि a mortgagor as long as his right of redemption subsists shall be entitled at all reasonable times at his request and at his own cost, and on payment of mortgagee a cost and expenses in this behalf to inspect and make copies or abstract or of extracts from documents of title relating to the mortgaged property which are in the custody or power of the mortgagee। अर्थात बंधककर्ता का उस समय जब तक उसका मोचन का अधिकार बना रहता है यह हक होगा कि बंधक संपत्ति संबंधी जो भी हक या दस्तावेज बंधकदार की कस्टडी में है वो उसका निरीक्षण करे, उसकी प्रति या कॉपी जो होंगी वो उनसे युक्त समय पे अपने खर्चे पे बंधकदार के खर्चे और व्यय को देकर कर ले। बात आती है, ये तो आपने डेफिनेशन को समझा इस यहाँ पे कि मोचन कराने का जो बंधककर्ता का अधिकार है वो कब अराइज होता है। सेक्शन 60 से लेके 60 ए और बी को हमने डेफिनेशन यहाँ पे समझी, बट डेफिनेशन यानी कि हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मोचन का राइट जो है वो बंधककर्ता का फर्स्ट राइट है। सेक्शन 60 जो है वो बहुत उसमें बटा हुआ है, 5 पैराग्राफ उसमें लिखे गए हैं और साथ ही वो जो कहता है वो ये कहता है कि विमोचन कराने का उसका अपना राइट है। विमोचन का राइट जो है वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस पे बेस्ड है, अर्थात साम्य न्याय और सुधर्म के आधार पे ये आधारित है कि वो विमोचन का अधिकार करा सकता है। रिडेम्पशन का मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विमोचन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन है कि किसी भी चीज को हम छुटाएं। अब चीज क्या है यहाँ पे, जो सिक्योरिटी के तौर पे वहां पे बंधक की गई है, प्रतिभूति के तौर पे धन की अदायगी जैसे ही ड्यू डेट होती है, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति मॉर्गेज करके कि हम 15 वर्षों में ये ऋण चुका देंगे और जनवरी 2020 में, अब जनवरी 2020 में अगर कोई व्यक्ति नहीं छुटा पाता है तो जैसे ही 31 जनवरी या जो भी डेट उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है मॉर्गेज मनी के मॉर्गेज डीड में कि मॉर्गेज मनी का भुगतान इस दिनांक तक कर दिया जाएगा, जैसे ही वो ड्यू होती है तो उसके अगले दिन ही मॉर्गेज वाद मोचन का वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। और उससे पहले मोचन का तात्पर्य यहाँ पे है किसी भी चीज को छुड़ाना। रिडीम का मतलब है संपत्ति को वापस पाना अपना ऋण चुका करके। सेकंड जो है कंडीशन इन विच राइट ऑफ रिडेम्पशन इज अवेलेबल, कि विमोचन का राइट जो है कब उपलब्ध होगा। तो विमोचन अधिकार का जो है वो उपलब्ध कब होगा इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम वापस वही लौट जाते हैं जहां से हमने मॉर्गेज पढ़ना शुरू किया था कि सबसे पहले तो मॉर्गेज होना आवश्यक है, अर्थात वैध बंधक लीगल
मॉर्गेज हो। विमोचन के राइट के लिए आवश्यक है कि विमोचन बंधक की गई हो कोई संपत्ति। एक केस के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। विष्णु काया वर्सेस विष्णु माया AIR 1980 सिक्किम। इस केस में क्या हुआ, बंधक की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में जब मोर्गेज पढ़ाया तो सभी में ये बताया कि रजिस्ट्री अनिवार्य है। 100 रुपया उससे अधिक की कोई वस्तु है तो रजिस्ट्री मस्ट है। यहाँ पे विष्णु काया वर्सेस विष्णु माया के केस में रजिस्ट्री नहीं हो पाई, इसलिए जैसे ही विमोचन का दावा किया तो न्यायालय ने कहा कि रजिस्ट्री के बिना ये वैध बंधक था ही नहीं, तो अर्थात यहाँ पे मोचन का राइट नहीं मिल पाया। तो यह इस केस के माध्यम से आपने देखा कि बंधक जो है वो वैध होना आवश्यक है। साथ ही मॉर्गेज जो मनी है वो ड्यू हो गया हो, मेच्योरिटी हो गई हो उसकी। विमोचन को आप राइट को जब भी आप यूज कर पाते हैं जबकि धन जो है जो हमने सिक्योरिटी के तौर पे रख के लिया है वो बंधक धन ओवरड्यू हो गया, तो विमोचन का राइट उत्पन्न हो जाता है। साथ ही विमोचन के लिए जो है कि विमोचन के लिए बंधककर्ता को अपने कागजातों का वापस पाने का अधिकार मिल जाता है और साथ ही निश्चित अवधि के लिए जब बंधक किया गया है तो बंधक का विमोचन जो है उससे पहले नहीं किया जा सकता, अर्थात जो जैसे ही मनी ड्यू होगा तब विमोचन कराने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। थर्ड आता है कि व्हेन इज राइट ऑफ रिडम्पशन इज एक्सटिंग्विश्ड, कि विमोचन का अधिकार समाप्त कब हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। ये मैंने मेरे बहुत इससे मॉर्गेज जब स्टार्ट किया था राइट ऑफ रिडम्पशन में एक केस है बहुत फेमस है, नॉक्स वर्सेस राइस, पुराना केस है 1902 अपील केसेस। इस केस में सबसे पहली बार ये कहा गया वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज एंड नथिंग बट ए मॉर्गेज, अर्थात एक बार बंधक सदा के लिए बंधक, इसके अलावा कुछ नहीं। इस केस में ये केस जो है इक्विटी के आधार पर डिसाइड किया गया कि अगर बंधक जो है उसकी समाप्ति विमोचन से होगी या फिर जब्ती द्वारा होगी। बंधक जो है उसमें शर्त द्वारा बंधक विमोचन की शर्तें उसमें लिखी रहती हैं, अर्थात अगर एक बार आपने बंधक कर दिया तो वो हमेशा के लिए बंधक है, बंधक के अलावा उसमें और कोई चीजें नहीं हो सकती। नॉक्स वर्सेस के राइस जो केस था उसमें राइस ने अपनी जमीन जो थी और गुडविल जो थी, प्रीमिसेस और गुडविल नॉक्स कंपनी को इस शर्त पे बंधक रखी थी कि यदि राइस बंधक धन अदा कर देगा तो नॉक्स कंपनी में जमीन जो है राइस कंपनी को या जिसे वे कहेगी उसे वापस कर देगा। लेकिन बंधक विलेख में साथ में एक शर्त यह भी थी कि चाहे बंधक धन का ऋण जो है वो चुका दिया जाए, कंपनी जो है जो उनकी द्वारा बनाई गई बियर ही अन्य कंपनी द्वारा बनाई गई बियर नहीं बेच पाएगी, उनके द्वारा राइस कंपनी नॉक्स कंपनी द्वारा बनाई गई बियर ही वो बेच पाएगी, बंधक रहे या न रहे। तो न्यायालय ने यहाँ पे ये कहा कि शर्त जो है शर्त विमोचन पे प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन टाइप थी, इसलिए जो है शर्त तो शून्य घोषित हुई और मॉर्गेज जो है वो बंधक सही माना गया कि बंधक जो है वो बंधक हमेशा के लिए बंधक सदैव बंधक ही रहेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अर्थात बंधक जो है एक बार बंधक सदैव बंधक ही रहता है। बंधक हमेशा जो पार्टीज होती है उनके उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कोई कोलेटरल बेनिफिट अपने लिए वो अपने लिए कोई सुरक्षित तो नहीं रख रहे हैं ना, इसलिए मॉर्गेज जो है हमेशा जैसे ही बंधक धन ड्यू होता है उसको चुकाते ही वापस मॉर्गेज बंधक समाप्त हो जाता है, या फिर बंधक में क्या होता है जब्ती होती है। इसलिए ऐसा कहा गया कि बंधक हमेशा के लिए बंधक या कुछ भी नहीं। बंधक एक जो है कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पक्ष आपस में ऋण को लेकर के करते हैं। ऋण की सिक्योरिटी के तौर पे वो एक कुछ प्रतिभूति के तौर पे
वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति रखते हैं कि जैसे ही ऋण अदा हो जाएगा या ऋण चुका दिया जाएगा तो उसकी संपत्ति वापस मिल जाएगी। इसी को राइट टू रिडम्पशन मोचन का अधिकार कहा गया है। और बंधक विलेख में कोई भी शर्त लिख करके मोचन को रिडम्पशन को या मोचन को सीमित नहीं किया जा सकता। मॉर्गेज होने के लिए आवश्यक है कि उसमें फेयर शर्तें हों। अब बात आती है कि मोचन करा कौन सकता है। विमोचन का अधिकार कब समाप्त तो होता है, ये आपने अभी पढ़ा। विमोचन के अधिकार को हम और ढंग से समझें तो किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। सेक्शन 91 जो है वो पर्सन्स हु मे इश्यू फॉर रिडम्पशन के बारे में बताता है कि कौन पक्षकार जो है वो विमोचन का दावा ला सकते हैं। Besides the mortgagor, any of the following persons may redeem or institute a suit for redemption of the mortgaged property, namely any person other than the mortgagee, the interest sought to be redeemed, who has any interest in or charge upon the right to redeem the same. B. Any surety for the payment of the mortgage debt or any part thereof or therefore or C. Any creditor of the mortgagor who has in suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged प्रॉपर्टी। अर्थात सेक्शन 91 जो है वो ये बताता है कि वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। बंधककर्ता जिसने मोर्गेज की है वो तो ला ही सकता है, उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति वाद ला सकते हैं उनका वर्णन सेक्शन 91 करता है कि ये बताता है कि कोई व्यक्ति जो उस हित के बंधकदार से भिन्न जिसका उस बंधक संपत्ति में या उसमें मोचन का अधिकार में कोई हित या उस संपत्ति में कोई शेयर मौजूद है तो वो वाद ला सकते हैं। दूसरा, बंधक ऋण या उसके किसी भाग का कोई पेमेंट कराने के लिए कोई भी श्योरिटी प्रतिभू जिसकी रखी हुई है। बंधककर्ता का कोई लेनदार जिसकी संपत्ता के प्रशासन के लिए वाद में उस बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए उसने डिग्री प्राप्त कर ली है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका उस संपत्ति में कोई राइट है या जो हक रखते हैं या फिर जो उस जिनका उसमें श्योरिटी के तौर पे उन्होंने कुछ रखा है या फिर जो उस संपत्ति में बंधकदार को उन्होंने ऋण दे दिया है, पहले से उन्होंने चुका दिया है, वो व्यक्ति रिडम्पशन का वाद विमोचन का वाद ला सकते हैं। बंधककर्ता को बंधकित की गई संपत्ति को छुटाने का एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बंधककर्ता के साथ साथ जो चार्ज होल्डर है अर्थात जिसके पास प्रतिभूति के रूप में उन्मुक्त कराने का राइट है, जिसे बंधक की गई संपत्ति में किसी भी प्रकार का चार्ज होल्डर से तात्पर्य मतलब किसी भी प्रकार का जिसे उस बंधकित की गई संपत्ति में कोई हित मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जो बंधकित संपत्ति है जो विमोचन करवाई जानी है, जिसका उस प्रॉपर्टी में अगर किसी व्यक्ति का मेंटेनेंस का राइट है तो वो व्यक्ति उसको छुटवा सकता है। साथ ही जो श्योरिटी प्रतिभू कर्ज की पूर्ण अदायगी के लिए उत्तरदायी होता है, उससे जिसके कर्ज को चुकाने कर उसके एवज में कोई संपत्ति रखी गई है तो वो अन्य कर्ज को चुका के जमानत वापस पाने का अधिकारी नहीं होगा। बाकी अगर किसी बंधक ऋण या किसी अंश का संदाय करने के लिए प्रतिभू के तौर पे रखी गई है तो वो उसको छुटवाने का अधिकार रखेगा। साथ ही जो दूसरे डिग्री होल्डर हैं, जैसे मान लीजिए एक संपत्ति है, बहुत ज्यादा एक से अधिक बंधकदारों के पास मॉर्गेज की हुई है, बंधक की हुई है, उसमें से जैसे मान लीजिए एपी नामक प्रॉपर्टी ए बी सी 3 व्यक्तियों के पास मॉर्गेज की हुई है। ए व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, उसका ऋण बी ने चुका दिया, तो बी जो है वो मोचन का राइट रखता है उस संपत्ति में। अर्थात इस प्रकार आपने देखा कि ये व्यक्ति यहाँ पे मोचन का